नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिस पर अक्सर राजनीतिक या आर्थिक बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन आज हम उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक लिखावट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। विषय है भारत में ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। हम जानेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ जमीन और खजाने पर ही नहीं, बल्कि हमारे रहन सहन, हमारी सोच, हमारी पहचान पर कैसा असर डाला। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन नीतियों का असर वो सिर्फ उस दौर तक ही नहीं रहा। आजाद भारत के समाज और उसकी चुनौतियों में भी कहीं ना कहीं इनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज और शोध हैं वो इसी जटिल तस्वीर के कह सकते हैं अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इन नीतियों के विरोधाभासी स्वरूप को समझना। मतलब एक तरफ तो सती प्रथा जैसी कुरीतियों का अंत हुआ, हाँ बिल्कुल। हाँ? तो दूसरी तरफ ऐसी नीतियां भी आईं जिनका मकसद शायद बांटना था, अपनी सत्ता मजबूत करना था। मुझे एक बात खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है जो मैकाले के विचारों से जुड़ी हैं, कि उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो रक्त और रंग में भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज। ये विचार ही अपने आप में कितना कितना गहरा है। यहीं से शुरू करते हैं। जरूर। आखिर पश्चिमी शिक्षा पर इतना जोर क्यों था? क्या ये सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए क्लर्क तैयार करना था? देखिए, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, क्लर्क तैयार करना। हाँ, वो निश्चित रूप से एक बड़ा कारण था। इतने बड़े देश का प्रशासन चलाने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजी समझ सकें, लिख सकें, है ना, और उस प्रशासनिक ढांचे में फिट हो सकें। ब्रिटेन से इतने लोग लाना तो संभव नहीं था। सही बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसके पीछे गहरी, मतलब ज्यादा रणनीतिक सोच थी। लॉर्ड मैकाले का 1835 का वो प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन, वो इसी सोच का एक अहम दस्तावेज है। हाँ, मैकाले का मिनट, इसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन इसका असली मकसद क्या था, जैसा कि स्रोत बताते हैं? मैकाले और उनके समर्थक, जिन्हें आंग्लवादी या एंग्लिसिस्ट्स कहा गया, वो मानते थे कि भारतीय भाषाएं और यहाँ की ज्ञान परंपराएं वो पिछड़ी हुई हैं और यूरोपीय ज्ञान, विज्ञान, साहित्य वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, श्रेष्ठ मानते थे? हाँ, उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के जरिए भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जा सकता है जो न केवल प्रशासन में सहायक होगा, बल्कि, और ये महत्वपूर्ण है, मानसिक रूप से ब्रिटिश संस्कृति और शासन का समर्थक बन जाएगा। समर्थक मतलब लॉयल अंग्रेजों के प्रति? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ भाषा सिखाना नहीं था, ये एक तरह से सोच बदलने का प्रोजेक्ट था, ताकि वो अंग्रेजों की तरह सोचें और ब्रिटिश राज को स्वाभाविक माने, उसको स्वीकार करें। इसी नीति के तहत फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और यूरोपीय विषयों को प्राथमिकता दी गई। तो मतलब ये सिर्फ कर्मचारियों की भर्ती का मामला नहीं था, ये तो एक तरह से सांस्कृतिक और वैचारिक कब्जा करने की कोशिश थी। ये तो वाकई एक दूरगामी योजना लगती है। बिल्कुल। इसके नतीजे क्या हुए फिर? क्या वो कामयाब रहे अपनी इस योजना में? नतीजे तो जैसा अक्सर होता है, मिले जुले रहे, बहुत जटिल थे। एक तरफ इस शिक्षा नीति ने भारत में एक नए पश्चिमी शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया। ये लोग वकील बने, डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासक बने। हाँ। इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, इन जैसे पश्चिमी विचारों को जाना और कह सकते हैं आत्मसात किया। और दिलचस्प बात यह है कि यही वर्ग आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद का अगुवा बना। अच्छा। हाँ, और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का नेतृत्व भी इसी वर्ग ने किया, अंग्रेजी भाषा ने। उसने एक और काम किया, अलग अलग प्रांतों के नेताओं को आपस में बात करने का, संवाद करने का एक जरिया भी दिया। अरे वाह, ये तो एक अनअपेक्षित परिणाम हुआ। मतलब अंग्रेज बनाना चाहते थे अपने समर्थक और बन गए उनके शासन को चुनौती देने वाले नेता। हाँ। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी था, जैसा कि दस्तावेज इशारा करते हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू था। समाज में एक नई खाई का पैदा होना, एक विभाजन। एक तरफ थे अंग्रेजी पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग, जिन्हें बेहतर नौकरियां मिली, सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। दूसरी तरफ था विशाल जनसमूह जो पारंपरिक शिक्षा या स्थानीय भाषाओं से जुड़ा रहा। इससे एक सांस्कृतिक दूरी पैदा हुई जो आजादी के बाद भी आप देखें तो किसी न किसी रूप में बनी रही। अंग्रेजी जानने वाले ऊंचे और बाकी नीचे माने जाने लगे। ये विभाजन तो आगे चलकर और भी अहम हो गया होगा।
खासकर जब राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की बात आई होगी। निश्चित रूप से। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कदम उठाए। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। एक तरफ वो अपनी संस्कृति थोप रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने का दावा कर रहे थे। इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या सोच थी? ये वाकई एक जटिल सवाल है और स्रोत भी इस पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। देखिए, कुछ ब्रिटिश प्रशासक थे जो वाकई 19वीं सदी के उदारवादी और मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे और उन्हें सती प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएं बर्बर लगती थी। उन्हें लगता था कि इन्हें खत्म करना उनका एक सभ्य बनाने का मिशन है, जिसे वो सिविलाइजिंग मिशन कहते थे, उसका हिस्सा है। और साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे भारतीय समाज सुधारकों का भी भारी दबाव था। वो लोग इन बदलावों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और ईसाई मिशनरियों की भूमिका, उन्हें भी तो काफी छूट मिली हुई थी। हाँ, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति मिली थी। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, इसमें कोई शक नहीं। कई स्कूल और अस्पताल खोले, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए। लेकिन उनकी भूमिका, आप कह सकते हैं, थोड़ी दो धारी थी। दो धारी? हाँ। अच्छा, कैसे? वो अक्सर हिंदू और इस्लामी रीति रिवाजों और मान्यताओं की तीखी आलोचना करते थे, उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज करते थे। इससे आम भारतीयों में ये धारणा बनी कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, और ये डर, ये अविश्वास बाद में बड़े असंतोष का कारण बना। चलिए कुछ प्रमुख सुधारों को देखते हैं जरा। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। निसंदेह, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारकों के जबरदस्त समर्थन से एक कानून पारित किया। इसे व्यापक रूप से एक जरूरी और प्रगतिशील कदम माना गया। इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या को गैर कानूनी घोषित किया गया। हालांकि ये भी सच है कि इसे पूरी तरह जमीन पर रोकना बहुत मुश्किल था। फिर 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने आगे बढ़ाया था, है ना? हाँ, ये भी एक मील का पत्थर था। इसने सदियों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ा जिसके तहत विधवाओं को, खासकर ऊंची जातियों में, दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। इसने उन्हें कानूनी अधिकार दिया। और बाद में विवाह की न्यूनतम आयु तय करने वाले कानून भी आए, जैसे 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसने सहमति की आयु 12 वर्ष की, और फिर 1929 का शारदा एक्ट या बाल विवाह निषेध अधिनियम। हाँ, ये कानून भी भारतीय सुधारकों के लगातार दबाव का ही नतीजा थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ने विवाह के लिए लड़की की सहमति की उम्र बढ़ाई, और शारदा एक्ट 1929 ने विवाह की न्यूनतम आयु को और बढ़ाकर बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। ये सब सुधार सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगते हैं। फिर भी स्रोत बताते हैं कि बड़े पैमाने पर भारतीय आबादी ने इन्हें शक की निगाह से देखा और इन्हें अपनी परंपराओं में बाहरी हस्तक्षेप माना। ऐसा क्यों हुआ? कई भारतीयों के लिए ये सवाल अहम था कि ये अंग्रेज कौन होते हैं हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल देने वाले। ये बात तो है। उन्हें लगा कि ये उनकी सामाजिक स्वायत्ता, उनकी सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। जिस तरह से ये कानून लागू किए गए और फिर मिशनरियों द्वारा भारतीय धर्मों की आलोचना, इसने इस भावना को और भड़काया। ये जो धर्म खतरे में है वाला भाव था, वो 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना। अच्छा? हाँ, सुधारों के पीछे की मंशा पर हमेशा सवाल रहा। क्या ये सच में भारतीय समाज का भला चाहते थे, या ये अपनी सत्ता को और मजबूत करने और भारतीयों को असभ्य दिखाकर अपने शासन को सही ठहराने का एक तरीका था? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे अच्छे इरादे वाले कदम भी गलत समझे जा सकते हैं, खासकर जब सत्ता का समीकरण इतना समान हो। ये जो हस्तक्षेप वाली भावना थी, ये सिर्फ सुधारों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? ब्रिटिश रवैये का हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर और क्या असर पड़ा? आमतौर पर एक श्रेष्ठता का भाव था उनमें, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। कई अंग्रेज अधिकारी, विद्वान, मिशनरीज वो भारतीय दर्शन, धर्म और सामाजिक संरचनाओं को हे दृष्टि से देखते थे, कमतर आंकते थे। उन्हें तर्कहीन और अंधविश्वासी मानते थे। उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद, व्यक्तिवाद और भौतिक प्रगति को उसे भारतीय आध्यात्मिकता और समुदाय आधारित जीवन शैली से बेहतर माना और उसी को बढ़ावा दिया। इसका असर हमारे धार्मिक संस्थानों पर कैसे पड़ा, जैसे मंदिर, मस्जिदें वगैरह? पारंपरिक रूप से भारतीय शासक, चाहे वो हिंदू राजा हों या मुस्लिम नवाब, वो मंदिरों, मस्जिदों, मठों, दरगाहों को जमीन और धन के रूप में संरक्षण देते थे।
इससे ये संस्थान न केवल धार्मिक केंद्र बने रहते थे, बल्कि शिक्षा, कला, सामाजिक सहायता के भी केंद्र होते थे। ब्रिटिश राज में ये राजकीय संरक्षण ये लगभग समाप्त हो गया। सरकार ने खुद को धार्मिक मामलों से तटस्थ दिखाने की कोशिश की। हालांकि मिशनरियों को छूट देना इस तटस्थता पर सवाल उठाता है, वो अलग बात है। तो संरक्षण के अभाव में कई धार्मिक संस्थानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और समाज में उनकी भूमिका सिकुड़ने लगी। ये एक तरह से समाज के पारंपरिक ताने बाने को, जिसमें धर्म और समुदाय की अहम भूमिका थी, उसे कमजोर करने जैसा था। लेकिन इस सारे दबाव और आलोचना के माहौल में क्या भारतीय समाज ने सिर्फ बचाव की मुद्रा अपनाई या कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया भी हुई? स्रोत बताते हैं कि एक तरह की सांस्कृतिक जागृति भी आई। ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन और पश्चिमी संस्कृति की चुनौती ने उसने भारतीय बुद्धिजीवियों को अपने जड़ों की ओर लौटने पर मजबूर किया, अपनी परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित किया। ये एक दिलचस्प प्रक्रिया थी। वो पश्चिम से सीख भी रहे थे और अपनी पहचान को फिर से गढ़ भी रहे थे। इसी मंथन से 19वीं सदी में कई शक्तिशाली सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन उभरे। हाँ, इन आंदोलनों का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप संक्षिप्त में कुछ प्रमुख आंदोलनों और उनके उद्देश्यों पर रोशनी डाल सकती हैं? जरूर। सबसे पहले तो ब्रह्मो समाज, जिसकी नींव राजा राममोहन रॉय ने रखी। ये एकेश्वरवाद पर जोर देता था, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का खंडन करता था और पश्चिमी शिक्षा व महिला अधिकारों का समर्थन करता था। ठीक है। फिर आया आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्जीवित करने, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करने और हिंदू धर्म से धर्मांतरित हुए लोगों की शुद्धि यानी वापसी पर जोर दिया। और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, वो भी इसी कड़ी में आता है। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के आधार पर की। इसने वेदांत के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया और नर सेवा, नारायण सेवा यानी मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माना। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्यों पर बहुत जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की जो प्रभावशाली व्याख्या की, उससे पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति सम्मान जगा। इसी तरह मुसलमानों के बीच अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चला। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय में अंग्रेजी और आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करना, ताकि वे बदलते समय में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सकें। ये कितना दिलचस्प है कि ये सभी आंदोलन कहीं न कहीं ब्रिटिश नीतियों या पश्चिमी विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आधुनिक भारतीय पहचान को बनाने और आत्मविश्वास जगाने में भी अहम भूमिका निभाई। बाहरी चुनौती ने एक तरह से कह सकते हैं आत्मखोज को प्रेरित किया। निश्चित रूप से इन आंदोलनों ने भारतीयों में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने दर्शन के प्रति एक नया गौरव पैदा किया। इसने उस हीन भावना को कम करने में मदद की जो औपनिवेशिक शासन पैदा कर सकता था, और यही सांस्कृतिक आत्मविश्वास, यही बाद में राजनीतिक राष्ट्रवाद का आधार बना। अच्छा, अब अगर हम कला, साहित्य और वास्तुकला की बात करें, तो क्या इन क्षेत्रों में भी ब्रिटिश नीतियों का असर दिखा? हाँ, यहाँ भी असर बहुआयामी था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया। इससे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, इनका छपना आसान और सस्ता हो गया। विचारों का प्रसार तेजी से हुआ, चाहे वो सुधारवादी हों, राष्ट्रवादी हों या सरकारी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में गद्य साहित्य का विकास भी इसी दौर में तेजी से हुआ। कला के क्षेत्र में उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे शहरों में पश्चिमी शैली के आर्ट स्कूल खोले, जहां तेल चित्रकला और यथार्थवादी चित्रण सिखाया जाता था। संग्रहालयों की स्थापना हुई। वास्तुकला में एक मिलीजुली शैली उभरी, जिसे इंडो सारासेनिक कहा जाता है। इंडो सारासेनिक, हाँ सुना है। इसमें भारतीय तत्व होते थे, जैसे गुंबद, छज्जे, जाली, और यूरोपीय तत्व भी, जैसे गॉथिक मेहराब, रोमन कॉलम, इनका मिश्रण था। कई सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय और कुछ महल भी इसी शैली में बने, जो आज भी हम देख सकते हैं। लेकिन
लेकिन क्या इसका मतलब ये भी था कि हमारी अपनी पारंपरिक कलाएं और स्थापत्य शैली वो पीछे छूट गई? स्रोत तो इसी ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये इसका दूसरा और दुखद पहलू था। पश्चिमी कला और शैली को आधुनिक और श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति थी, उसके कारण पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे लघु चित्रकला या विभिन्न क्षेत्रीय लोक कलाएं, हस्तशिल्प, इनको राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, इनकी उपेक्षा हुई। ओह, कई पारंपरिक कारीगरों और कलाकारों को अपना पेशा छोड़ना पड़ा। इसी तरह पारंपरिक वास्तुशिल्प की शैलियों को भी सरकारी इमारतों भी कम जगह मिली। पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां जैसे गुरुकुल और मदरसे, वो भी धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिए गए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती थी। तो इस तरह पश्चिमीकरण के नाम पर स्वदेशी ज्ञान और कला परंपराओं का काफी नुकसान हुआ। और अब उस नीति पर आती है जिसका जिक्र बार बार होता है, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी या इसका असर सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में भी झलकता था? ये महज राजनीतिक चाल नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन की एक बुनियादी रणनीति थी, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी बड़ी चालाकी से लागू किया गया। अंग्रेजों ने भारत की विविधता को देखा, यहाँ की अनगिनत जातियां, धर्म, समुदाय, और उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाने के बजाय इसे भारतीयों को बांटने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अक्सर एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काया या उनके बीच के जो ऐतिहासिक मतभेद थे उनको हवा दी। और जनगणना और वो अलग निर्वाचक मंडलों का जिक्र भी आता है इस संदर्भ में। बिल्कुल, अंग्रेजों ने नियमित जनगणना शुरू की, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया गया। इससे ये पहचानें पहले से ज्यादा कठोर और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गईं। फिर 1909 के मौलिक मिंटो सुधारों और उसके बाद के कानूनों के जरिए उन्होंने मुसलमानों, सिखों और बाद में अन्य समूहों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की। इसका मतलब था कि किसी क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था और हिंदू केवल हिंदू को कुछ सीटों पर। तर्क दिया गया कि यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए है, लेकिन इसका असली नतीजा हुआ भारतीय समाज का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। और अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को तरजीह देना, क्या वो भी इसी रणनीति का हिस्सा था? जी हाँ, प्रशासन में, नौकरियों में, सामाजिक प्रतिष्ठा में अंग्रेजी पढ़े लिखे अभिजात वर्ग को पारंपरिक विद्वानों या आम जनता पर प्राथमिकता दी गई। इससे समाज में पहले से मौजूद ऊंच नीच के भेद और गहरे हुए और एक नया विभाजन पैदा हुआ, अंग्रेजी जानने वाले हम और बाकी वे। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे शिक्षा और सामाजिक नीतियां भी राजनैतिक नियंत्रण का औजार बन सकती हैं। ये सीधे तौर पर उस फूट डालो और राज करो की नीति को मजबूत करता था। और इस बांटो और राज करो की नीति का दूरगामी असर क्या हुआ, मतलब लंबे समय में? इसका असर बहुत गहरा और स्थायी हुआ। इसने विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच शक और दूरी बढ़ाई, सांप्रदायिक तनावों को जन्म दिया और राष्ट्रीय एकता के रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी की। इसकी विरासत दुख की बात है, आजादी के बाद भी भारत और पड़ोस के देशों में महसूस की जाती रही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीति का भारत पर कुल मिलाकर कैसा प्रभाव रहा? एक निचोड़ क्या निकलता है? जैसा कि हमने देखा और जैसा स्रोत भी इंगित करते हैं, ये एक बेहद मिलीजुली और विरोधाभासी तस्वीर है। अगर सकारात्मक पहलुओं को देखें तो पश्चिमी शिक्षा ने आधुनिक विचारों के द्वार खोले। विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर कानूनी रोक लगी, जिससे समाज सुधार की प्रक्रिया को बल मिला। और इन्हीं नीतियों की चुनौती के जवाब में भारत में एक शक्तिशाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय पहचान की नींव रखी। और सिक्के का दूसरा पहलू यानी नकारात्मक प्रभाव? नकारात्मक प्रभाव भी उतने ही गहरे थे, शायद ज्यादा। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, कलाएं, शिल्प वो नष्ट हुए या हाशिए पर चले गए। अंग्रेजी शिक्षा ने समाज में एक नया वर्ग भेद और सांस्कृतिक विभाजन पैदा किया। फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर किया और सांप्रदायिक विभाजन के बीज बोए। और सबसे बढ़कर पश्चिमी संस्कृति और नस्ल की श्रेष्ठता के विचार को थोपा गया, जिससे भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई।
और एक औपनिवेशिक मानसिकता को जन्म दिया जिसके निशान आज भी बाकी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक जटिल विरासत है। कुछ अनचाहे वरदान मिले तो कुछ गहरे जख्म भी लगे। इसने भारत को बदला जरूर, लेकिन हमेशा भारतीयों के हित में नहीं। बिल्कुल। इन नीतियों ने भारत को आधुनिकीकरण के रास्ते पर धकेला, हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक हितों के अनुसार मोड़ा गया। इसने सुधारों को प्रेरित किया, लेकिन साथ ही समाज में नए विभाजन भी पैदा किए। इसने भारतीयों को दुनिया से जोड़ा, लेकिन अपनी जड़ों से काटने की कोशिश भी की। और शायद सबसे बड़ी विडंबना यही, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि अंततः इन्हीं नीतियों जैसे पश्चिमी शिक्षा से मिले स्वतंत्रता और समानता के विचार, अपनी संस्कृति पर हुए हमले के खिलाफ उपजी प्रतिक्रिया और बांटने वाली नीतियों से पैदा हुई एकजुट होने की जरूरत, इन्हीं सब ने ही भारतीयों को अपनी साझा पहचान बनाने और आज़ादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया। ये एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जो जंजीरें बांधने के लिए बनाई गई थीं, उन्हीं ने कहीं न कहीं अनजाने में ही सही आज़ादी की चेतना को जगाने में भी भूमिका निभाई। और इसी बिंदु पर मैं अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने पहचान को बदला और अनजाने में स्वतंत्रता को भी प्रेरित किया। आज के इस वैश्विक दौर में, जहां बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव बहुत शक्तिशाली हैं, विभिन्न समाज अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को सहेजते हुए इन बाहरी प्रभावों का सामना कैसे कर सकते हैं? क्या इतिहास की इस चर्चा से हम आज के लिए कोई सबक सीख सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।